हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जेएंटर में। दोस्तों, आज दूसरी क्लास है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की। और पहली क्लास में हमने देखा था परिचय हिंदी भाषा के बारे में, और ये हिंदी की दूसरी क्लास है। तो इस क्लास में हम बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार क्या होता है और इनके जो व्युत्पत्ति कैसे हुई वर्णों की, और इनका जो वर्गीकरण है वर्णों का, वो देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार। तो वर्ण विचार हम शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा भाषा के बारे में देख लेते हैं कि वर्ण कैसे बना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वो होती है दोस्तों, ध्वनि होती है। सबसे पहले जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद बोलना शुरू करता है। वो हमें पता है जैसे शुरू में कुछ भी बोलता है, लेकिन वो ध्वनि है। तो ध्वनि से फिर हमें उसको अस्थायी करने के लिए लिख देते हैं उस ध्वनि को, तो वो बन जाता है वर्ण। यानी ध्वनि का लिखित रूप है दोस्तों, वो है वर्ण। वर्ण से ध्वनियाँ स्थायी हो जाती हैं। तो और फिर उससे आगे वर्णों के बाद में जो वर्णों की लिखने की व्यवस्था है उसको बोलते हैं वर्णमाला। जैसे हमारी वर्णमाला है, हम पढ़ेंगे वर्ण विचार में डिटेल में वर्णमाला के बारे में, कितने अक्षर होते हैं वर्णमाला में, और सब बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है ध्वनि। अब सभी ध्वनियाँ मतलब वर्ण हो या फिर भाषा में काम आए ये जरूरी नहीं है। तो जो जिन ध्वनियों का भाषा में उपयोग हुआ, मतलब जिन ध्वनियों को हमने लिखित रूप दिया, वो है वर्ण। तो इसलिए भाषा की कोई पूछे सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है ध्वनि, जो कि लिखित नहीं है ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण। सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई ये होता है वर्ण, जो कि लिखित होता है। तो भाषा दोस्तों वैसे पता ही है हमको कि हमारे जो विचार है उनको प्रकट करने का माध्यम है भाषा। तो भाषा का आशय ही सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से लिखित रूप ध्वनि का हो गया वर्ण, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है लिखित। फिर वर्णों से बनता है शब्द। तो भाषा की मतलब सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वो वाक्य होता है। तो सबसे भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। उसके बाद वर्णों का समूह होता है शब्द, और शब्दों का समूह होता है वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछे तो शब्द है। और पूर्ण सार्थक यानी शब्द भी पूर्ण रूप से सार्थक नहीं है, जैसे कमल है तो कमल के कई अर्थ होते हैं। इसलिए वाक्य में हम जब प्रयोग करेंगे कमल शब्द का, तभी हमें पता चलेगा कि इस मतलब कमल का मतलब फूल है या फिर किसी का नाम है। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से भाषा की जो सार्थक इकाई है वो वाक्य होता है, और वैसे सार्थक इकाई शब्द होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कभी प्रश्न पूछ लेता है छोटा सा, इसलिए मैंने चर्चा की। अब इसके आगे हम सब मतलब वर्णों के वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विचार। तो वर्णों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, हम देखते हैं आगे। एक सेकंड। हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। तो वर्णों में एक तो होता है स्वर,
और दूसरा होता है व्यंजन। वीडियो के अंत में सभी बातों का एक बार ओरली हम रिवीजन कर लेंगे दोस्तों। पहले हम देख लेते हैं चीज़ों को। स्वर और व्यंजन, इस वीडियो में स्वर के बारे में चर्चा करेंगे पहले, फिर हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 11? ए, ई, उ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कौन सा रहेगा दोस्तों? आ। ए आ, ए आ, ए आ, ई उ री ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर हैं दोस्तों, जो मैंने पढ़ा है नोट्स में और किताबों में, उसके हिसाब से देखो ये री है ना, वैसे संस्कृत का स्वर है तो हम यहाँ री मान रहे हैं। तो और बाकी जो राघवश्री किताब है उसमें री नहीं मान रखा है, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से तैयार करेंगे चीज़ों को। तो ये 11 स्वर हैं। अब इनका हम वर्गीकरण देखेंगे कि कितने आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवीजन किया गया इनका। तो वो देखते हैं। 4 आधारों पर वर्गीकरण करेंगे हम स्वर का। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर, कि जो स्वरों की व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वर, मूल स्वर जो मूल रूप से बने हैं, जिनके उच्चारण में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती है दूसरे वर्ण की, वो मूल स्वर हैं। तो ये मूल स्वर हैं 4। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री, ये मूल स्वर हैं। और 7 है संधि स्वर, जो बच गए वो 7 संधि स्वर हैं। संधि मतलब वो संधि से बने हैं। ये स्वर हैं, इनके संयोग से बनेंगे। जैसे हम सातों लिख देते हैं आ, ई, उ और ए, ओ और औ। ये 7 हो गए संधि स्वर और ये 4 हो गए मूल स्वर। पहला ये आधार है व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मूल स्वर 4 हैं, संधि स्वर 7 हैं। इसके आगे हम दूसरा आधार देखते हैं। दूसरा आधार है दोस्तों, दूसरा है मतलब दूसरा है प्राणवायु के आधार पर है क्या? एक मिनट, क्या है दूसरा? हाँ, दूसरा है उच्चारण में लगने वाली समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर भी ये 2 ही प्रकार हैं। मतलब जो ये इस प्रकार से है, इसी प्रकार से यह होगा। एक होता है लघु या ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। लघु स्वर और दीर्घ स्वर ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर है। लघु स्वर में उच्चारण में कम समय लगेगा और दीर्घ स्वर में उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। तो ये 4 हैं। ये भी जो ये हैं मूल स्वर हैं, यही लघु स्वर हैं।
मूल स्वर हैं ये ही क्या हैं, लघु स्वर हैं, और जो संधि स्वर हैं ये दीर्घ स्वर हैं। सात हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर हो गया। शुरू से हम दोबारा एक बार देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। देखो वर्ण विचार हम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। तो इसमें स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर 11 होते हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 होते हैं स्वर। अब इनका हम वर्गीकरण करेंगे 4 आधार पर। पहला आधार है व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से है। मूल स्वर जो कि मूल रूप से विद्यमान है, और दूसरा है संधि स्वर जो इनसे मिलकर बने हैं, संधि के माध्यम से बने हैं। आगे संधि टॉपिक आएगा तब जोड़ेंगे। अभी ए मिलकर जैसे आ बनता है, आपको इतना शायद पता होगा। और दूसरा आधार है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर में 4 हैं, ए, ई, उ, री, और जो बच गए दीर्घ स्वर हैं। ये यहाँ तक देख लिया हमने, 2 आधार पर देख लिया वर्गीकरण। अब आगे देखते हैं। ग्यारह स्वर है। तीसरा आधार है जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, यानी जो हमारी जिह्वा है इसकी स्थिति कहाँ पर होगी, इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें 2 भागों में बांटेंगे। इसमें भी पहला है इसमें जिह्वा की व्यवहारित भाग की ऊंचाई के आधार पर, व्यवहारित भाग की ऊंचाई। और इसमें दूसरा है जिह्वा का करण रूप। इसको हम सरल भाषा में समझे तो ये है जिह्वा की स्थिति के आधार पर। पहला है जिह्वा की व्यवहारित भाग की ऊंचाई के आधार पर, यानी जो हमारी जीभ है ये कितने आगे, मतलब यानी कितनी ऊंचाई के आधार पर, मतलब कितनी ऊंची उठती है। और इसमें है जिह्वा कर्ण रूप के आधार पर, यानी कितनी आगे पीछे होती है। तो इसके 3 भाग हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। देखो वर्ण विचार टॉपिक जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले 5 टॉपिकों के लिए, और शब्द शुद्धि में भी काम आएगा। पर्सन भी यहाँ से एक आता है शायद, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये तो वर्ण विचार की तो हर बात टिप्स पे रहनी चाहिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अंत में हम रिवीजन करेंगे, और इसका रिवीजन एकदम शॉर्ट में होगा। और जो आगे व्यंजन आएगा उसकी तो शॉर्ट ट्रिक से हम याद कर लेंगे, मतलब इस थोड़ा डिटेल में है व्यंजन, इसलिए उसका शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। और इसमें अब देखते हैं, इसके हैं 4 प्रकार हैं। पहला है समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत। ये तीसरा आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। तो देखो ये आसान है याद करना इनको। विवृत आ आता है इसमें,
और अर्ध विपरीत में आता है ए, औ, और अर्ध स्वरित में आता है ए, ओ, और समृत में आ गया ई, ऊ और ऊ। एक बार लिख देता हूं, फिर मैं देखो याद कराऊंगा इनको। मध्य स्वर में सिर्फ ए है, और पश्चिम और अगर स्वर में जिसमें ई आता है वो अगर में है। जो बच गए वो इसमें है आ, ऊ, ओ, औ, 3, और री भी इसमें मान सकते हैं। 3 तो 5, 6, 6 4 10 11 हो गए, और ये री भी इसमें आ जाएगा। तो ये है जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो याद कैसे करना है, सबसे पहले याद करेंगे। इसमें देखो जीवा की करण रूप का जो प्रकार है 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्चिम स्वर। इसमें मध्य में सबसे पहले याद कर लो कि ए है, और इसमें विपरीत में है आ। देखो ये आ, जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना आ, तो मतलब जीव है ना नीचे चली जाती है बिल्कुल, यानी विपरीत, यानी मुंह पूरा खुल जाता है। तो इसमें तो ये देखना है कि भाई कितना मुंह खुलता है, और इसमें जीभ आगे पीछे देखना है। जैसे अगर स्वर है तो अगर में जीभ आगे आएगी, मध्य में बीच में ही रहेगी यहाँ पर, और मतलब ये बोल बोल कर देख सकते हैं। हिंदी में सबसे बड़ी बात है गणित की तरह सब कुछ प्रैक्टिकल है। जो ये हम चर्चा कर रहे हैं इनको हम बोल बोल कर देख सकते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं बता रहा। तो हमें लेकिन याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो याद हो जाएगा बस। देखो मध्य में ए है, और फिर बस जहां ई है वो अगर है, ई बोलकर देखो ई, तो जीभ आगे आती है ई में। तो जहां ई है, ये ए है ना, देखो संधि में आएगा, मैं बता देता हूं। ये ए या आ, और इसमें अगर जुड़ता है मतलब ई या ई, तो इसके जुड़ने से ए बनता है। तो इसका मतलब है कि इसमें ई है, ये ए नहीं है, ए प्लस ई है इसमें। तो ई, जहां पर ई है ना वो अगर स्वर है, ई आते ही, तो इन सब में ई है। देखो री में भी ई है, तो ई ए री, ये है अगर स्वर। मध्य स्वर में ए है, और पश्चिम स्वर में है आ, ऊ। जो बच गया मतलब वो पश्चिम स्वर। 2 याद हो गए, तो ये जो बच जाएंगे 11 है टोटल, तो ये पश्चिम स्वर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें विपरीत आ, विपरीत याद रखना है, इसमें पूरा मुंह खुलता है विपरीत में। विपरीत का मतलब ही होता है मतलब फैला हुआ ऐसे। तो विपरीत का मतलब आ, और अर्ध विपरीत यानी इसमें ये ए औ, इसमें देखो थोड़ा सा विपरीत की तुलना में थोड़ा सा कम खुलता है मुंह, ए औ। और इसमें और भी कम खुलता है ए और ओ, और औ में थोड़ा ज्यादा खुलता है, इसलिए अर्ध विपरीत यानी आधा विपरीत होता है। और इसमें अर्ध समृत यानी थोड़ा सा मुंह बंद हो जाता है आधा, जैसे ए ओ। और समृत यानी इसमें गोल हो जाता है पूरा, एक तरीके से समृत है ये, मतलब कम खुलता है बिल्कुल ही मुंह। इसमें जो जीवा का भाग है वो आगे आता है। इसमें देखो ई ऊ, मुंह देखो बिल्कुल ही बंद, मतलब ई ऊ कम खुलता है बिल्कुल ही। तो ई ऊ री, तो ये समृत, अर्ध समृत, अर्ध विपरीत और विपरीत। ये मैंने प्रयास किया है याद कराने का, आप लिखोगे 2-4 पे याद हो जाएगा। मुख्य रूप से ये मैंने बता दिया ट्रिक की, पहले इनको याद करना है, जिसमें ई आ गया वो अगर है, और इस प्रकार से ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो ये तीसरा प्रकार, मतलब तीसरे आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब चौथा एक और बच गया प्रकार, जिसके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। चौथा तो बिल्कुल छोटा है दोस्तों, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी जो हमारे होठ हैं उनकी जो आकृति कैसे बनती है,
ये दो प्रकार हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार यानी जिसमें वर्त बनेगा जिन स्वरों में, और अवृत्ताकार यानी जिनमें वर्त नहीं बनेगा। तो वर्त किन में बनेगा, हम बोलकर देखो, जिसमें उ आ रहा है उसमें वर्त बनेगा, उ, उ, ओ, औ, यानी मुंह वर्ताकार की तरफ, होठ है जो वर्ताकार बन रहे हैं हमारे। तो जिसमें उ है वो वर्ताकार है और जिसमें उ नहीं है वो अवर्ताकार है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जिसमें उ है, उ, ओ, औ, इन ये ओ है ना, ये भी ये है, ये मिलकर ओ बनता है, संधि में हम पढ़ेंगे आगे। तो जो बच गए वो है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार में ई, आ, ई, ए और ए और री भी मान सकते हो, वैसे संस्कृत का है, इसको री को ज्यादा सोचना नहीं है हमें। तो ये अवृत्ताकार हो गए, ये वर्ताकार हो गए। तो हम स्वर का वर्गीकरण देख चुके हैं चार आधार पर। अब सूर्य से रिवाइज करते हैं। देखो स्वर क्या होता है, स्वर की परिभाषा हमने नहीं देखी शुरू में, तो स्वर की परिभाषा भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ कंठ है, जो फेफड़ों से प्रश्वास आती है वायु, यहाँ कंठ में जो टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के माध्यम से, ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन से। तो जो स्वर है वो ध्वनि होती है जब प्रश्वास से बिना टकराए मुख विवर से, यानी मुंह में किसी भी जो हमारे अंग हैं जैसे जीभ वगैरह, इनसे बिना टकराए अगर जो प्रश्वास बाहर निकलती है और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको स्वर कहते हैं। ये स्वर की परिभाषा है। तो ये हो गया स्वर की परिभाषा। अब हम पूरा जो हमने देखा है वीडियो में वो एक साथ रिवीजन मार लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि भाषा क्या होती है, जो हमारा विचार है उसको प्रकट करने का माध्यम होता है भाषा, या होती है। तो भाषा प्रकट करने का विचार हो गया। सबसे छोटी इकाई है भाषा की ध्वनि, और फिर ध्वनि से वर्ण बना, ध्वनि को हमने लिखित रूप देते ही वर्ण बन गया। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण। प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण ही बताना है, ध्वनि। अगर अलिखित पूछे लिखकर तो ही ध्वनि बताना, नहीं तो वर्ण ही बताना है। ये प्रश्न आया हुआ है पहले कई एग्जामों में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण बताना है। फिर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वह शब्द, वर्णों का समूह शब्द होता है। और फिर शब्दों का समूह होता है वाक्य, जो कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई होती है। और भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई बोल लो चाहे, वो होती है वाक्य। वाक्य से मतलब स्पष्ट हो जाता है अर्थ पूरी तरीके से शब्दों का। तो ये हो गया, यहाँ तक मैंने बता दिया। अब स्वर देख लेते हैं हम चार आधारों पर। स्वर टोटल 11 होते हैं। पहले आधार पर हमने वर्गीकरण देखा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा हमने, एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। मूल स्वर चार होते हैं, ए, ई, उ और री, ये मूल स्वर हैं। और बाकी जो बच गए 7 वो है संधि स्वर हैं। फिर दूसरा है कौन सा है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में कितना समय लग रहा है। तो उच्चारण में समय के आधार पर वही दो भागों में बांटा, एक होता है लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। जिसमें कम समय लगता है वो लघु स्वर है, जिसमें ज्यादा समय लगता है वो है दीर्घ स्वर है। कम लघु स्वर कौन से हैं, वो जो मूल स्वर है वही लघु स्वर है। फिर तीसरा आधार हमने देखा जीवा की स्थिति के आधार पर। इसमें भी दो भाग हैं, जीवा की व्यवृत भाग की ऊंचाई के आधार पर और जीवा की कर्ण रूप के आधार पर। व्यवृत भाग की ऊंचाई में 4 भाग देखे हमने। सबसे पहले समृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत और विवृत। विवृत में आ है, और फिर कम अर्ध विवृत में क्या है, ए, औ। और अर्ध समृत में है ए और ओ, और विवृत में है ई और उ। और फिर उधर है जीवा के कर्ण रूप में अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य में ए है, और जो अगर है उसमें ई जिसमें आ रहा है वो अगर है, ई और ए।
और जो बच गया वो 25 ओवर है। फिर चौथा हमने देखा ओष्टाकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार में जिसमें ऊ है वो वृत्ताकार है स्वर, और जो जिसमें ऊ नहीं है वो अवृत्ताकार है। तो ये स्वर का वर्गीकरण था, 11 स्वर हैं, इस प्रकार से याद करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सब इंस्पेक्टर की हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।